हेलो दोस्तों, नमस्ते। दोस्तों, जब से ग्रुप डी की वैकेंसी निकली हुई है तब से लगातार यह वैकेंसी विवादों के घेरे में है। चाहे तो यह विवाद योग्यता से संबंधित हो या तो सीबीटी 2 जैसी जटिल प्रक्रिया को लागू करने से संबंधित हो या तो पदों की संख्या में बढ़ोतरी से संबंधित हो। मैं दोस्तों इन तीनों टॉपिकों के ऊपर मैं तर्क संगत में बातें करने वाला हूं, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा मेरे भाई कि आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक आप जरूर देखना अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो। मेरे भाई, मुझे उम्मीद है कि आपने इन सारे टॉपिकों के ऊपर में बहुत सारे वीडियोस को देख लिया होगा जो बहुत सारे यूट्यूबरों के द्वारा बनाया गया। हालांकि यूट्यूबरों का बस एक ही मकसद होता है कि किसी भी तरीके से यूट्यूब से पैसे कमाना। हालांकि मैं उन सारे यूट्यूबरों की मैं बात नहीं करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि मैं कंपैरिजन नहीं करता और आप सभी को शायद पता होगा अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो कि कंपैरिजन एक वीक आर्गुमेंट है ना, एक कमजोर तर्क है। और अगर मैं भी बातें करूंगा उन्हीं लोगों के वीडियो के बारे में तो फिर इस वीडियो को मैं क्यों बना रहा हूं, फिर मैं भी तो एक यूट्यूबर हो गया। मेरे भाई, मैं एक एस्पिरेंट हूं और मैं आपके एक भाई की तरह हूं, है ना। मैं एक यूट्यूबर बिल्कुल भी नहीं हूं। तो चलिए मेरे भाई, हम लोग आते हैं अपने टॉपिकों के ऊपर। सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करते हैं रेलवे कैलेंडर 2024 की। तो दोस्तों रेलवे कैलेंडर 2024 के अनुसार से लेवल 1, जिसे हम लोग ग्रुप डी के नाम से भी जानते हैं, इसकी वैकेंसी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में निकलनी थी, जो दिसंबर लगभग 22 से 23 दिसंबर के बीच में इसकी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी की जाती है। हालांकि मुझे लगता है कि इस नोटिफिकेशन को देरी से जारी करने के पीछे जरूर कुछ वजह होगी और ये वजह सामने भी निकल कर आई। ये वजह क्या है मेरे भाई? तो योग्यता है। अब ये रेलवे इसकी योग्यता में बदलाव क्यों किया? जब पिछली बार 2019 में ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी तो उस समय रेलवे ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक रेलवे ने कहा था कि आने वाले दिनों में जो जितने भी जो आएंगे लेवल 1 की जो भर्तियां, उसमें अधिकांश जो भर्तियां होगी ये आईटीआई के ट्रेड पे बेस्ड होगी, इसलिए आपको आईटीआई करना अनिवार्य होगा। अब उस जवाब से पीछे, चाहे तो उस तर्क से पीछे अब रेलवे ऐसे पीछे क्यों हट रही है? अब देखिए इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, ठीक है। तो मेरे भाई, मैं एक अनुमान लगाता हूं, जैसे मैं और आप सभी को समझाता हूं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। मेरे भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट भारत की सबसे बड़ी जुडिशरी संस्था है ना। जुडिशरी संस्था कहने का मतलब है कि मेरे भारत में एक सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाती है ना, और फैसला सुनाने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि जो मैंने फैसला को सुनाया इसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है, तो सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम को लाता है, मतलब एक न्यायिक पुनरावलोकन की सिस्टम को अपनाता है, जो हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 137 में लिखा गया है। कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत जो फैसला सुनाता है उस फैसले का वह न्यायिक समीक्षा फिर से कर सकता है, और अगर बदले जाने की अगर जरूरत है तो फिर उसे बदलता भी है ना, जिसे हम लोग रिव्यू पिटीशन के नाम से भी जानते हैं। जस्ट ऐसे ही अगर रेलवे को अगर ऐसा लगता है कि मैंने जो बातें कही थी 2019 के एक नोटिफिकेशन में कि लेवल 1, जिसे हम लोग ग्रुप डी के नाम से भी जानते हैं, उसकी पोस्ट में आईटीआई की अनिवार्यता होगी, और अगर अब रेलवे अगर आप ऐसा कर रही है कि अब इसके सारे पोस्टों से आईटीआई की अनिवार्यता को खत्म कर दी जानी चाहिए, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? दोस्तों ऐसा रेलवे कर सकता है। देखो इसके पीछे की रेलवे का मंशा क्या होगा। देखो मेरे भाई, भारत में रेलवे की नौकरी सबसे बड़ी, ये रेलवे में सबसे बड़ी नियोक्ता है ना। और भारत में दोस्तों जो एएलपी की जो एग्जाम होती है या तो टेक्नीशियन की, इसमें आईटीआई की अनिवार्यता की जाती है। हालांकि जो लोग भरते हैं टेक्नीशियन की फॉर्म, अगर उन लोग 12th पास हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से, तो भी उन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर होती है पोस्ट, ये होती है आईटीआई ट्रेड बेस्ड। तो अगर आप रेलवे को ऐसा लगता है कि जो एएलपी और जो टेक्नीशियन की पोस्ट है इसमें आईटीआई ट्रेड बेस्ड वर्क है, आईटीआई ट्रेड बेस्ड वर्क का मतलब ऐसा हुआ कि जो बंदा आईटीआई में सीखता है, अगर उस जो वहां पे बंदा ने सीखा, अगर उस सीखने का अगर यूटिलाइजेशन अगर होता है तो बस एएलपी और टेक्नीशियन में होता है।
लेकिन ग्रुप डी जिसे हम लोग लेवल 1 के नाम से जानते हैं, उसमें दोस्तों अगर आप एक दो तो पद को अगर आप छोड़ दो तो इसमें कोई और भी पद नहीं है जिसमें आईटीआई ट्रेड बेस्ड वर्क हो। मतलब उस पद को कोई भी बंदा काम कर सकता है, उसमें आईटीआई की अनिवार्यता नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि रेलवे ने कुछ ऐसा ही सोचा होगा और उसके बाद से उन्होंने ये जो आईटीआई से आईटीआई की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही खत्म किया वैसे ही पूरे भारतवर्ष में विवाद होने लगा और ना जाने लोग इस विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गए। हालांकि मेरे भाई अगर टोटल मान के चलो कि अगर 100% है तो 100% में 30% अभ्यर्थियों ने आईटीआई कर रखा होगा और 70% अभ्यर्थियों ने आईटीआई नहीं किया होगा। और अगर 30% लोग लड़ेंगे और जब तक उन लोगों को 30% लोगों को 70% लोगों की सहायता नहीं मिलेगी तब तक मुझे तो नहीं लगता कि रेलवे अपने बयान में कुछ बदलाव लाएगी। हालांकि दोस्तों बीते कुछ दिनों के पहले लगभग 30% अभ्यर्थियों जो आईटीआई किए हैं, है ना, उन लोगों के द्वारा लगभग 14 लाख ट्वीट किया गया एक्स पे जिसे लोग पहले ट्विटर के नाम से जानते थे। और उस 14 लाख ट्वीट के बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा उसी ट्विटर पे जवाब आता है कि लेवल 1 के पदों पे भर्ती के लिए 10वीं की पास ही होना चाहिए। मतलब आईटीआई की अनिवार्यता रेलवे बिल्कुल भी खत्म कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी, जो है मेरे भाई सीबीटी 2 वाली प्रक्रिया। मेरे भाई ये जब 2019 में वैकेंसी आई थी तो उस समय भी रेलवे ने आगाह किया था कि अब रेलवे के ग्रुप डी में भी सीबीटी 2 जैसी प्रक्रिया लागू किया जाना चाहिए। अब ऐसा रेलवे क्यों सोचती है? क्या रेलवे इस ग्रुप डी में नौकरी लेने के लिए कॉम्प्लिकेटेड करना चाहती है? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो मेरे भाई, आप सभी को पता है कि पूरे भारत में रेलवे सबसे बड़ी नियोक्ता है रोजगार देने के माध्यम से, है ना। मतलब सबसे ज्यादा जो रोजगार जो देती है वो रेलवे देता है। अगर वैकेंसी 10,000 निकले, 5,000 निकले, कुछ भी मेरे भाई वैकेंसी निकले, इसमें करोड़ों में फॉर्म अप्लाई की जाती है। और अगर योग्यता अगर 10वीं पास हो तो फिर फॉर्मों की संख्या तो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक फिल्टर लगाने के लिए मुझे दोस्तों ऐसा लगता है कि एक बीच में फिल्टर लगाने के लिए सीबीटी 2 जैसी प्रक्रिया को रेलवे लागू करना चाहती है। हालांकि जब रेलवे ने ऐसा 2019 के ग्रुप डी के परीक्षा के समय जब ये लागू करना चाहती थी तो उस समय पूरे भारतवर्ष में विरोध किया गया और सबसे ज्यादा विरोध हमारे बिहार से किया गया, है ना। और उस समय कुछ रेलवे को आग के हवाले भी किया गया, रेल के चक्के को भी जाम किया गया, सड़क को भी जाम किया गया। उसके बाद में ये रेलवे मंत्रालय के द्वारा वापस से एक रिप्लाई आया कि भाई अब सीबीटी 2 इसमें खत्म होती है ना। अब रेलवे सीबीटी 2 फिर से लागू करना चाहती है इस 2025 के ग्रुप डी के एग्जाम में। अब ये जब तक इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाती तब तक मुझे लगता है कि ऐसा कहना जल्दबाजी होगा। तो अभी मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता। हालांकि दोस्तों इसमें रेलवे का भी बहुत ज्यादा गलती है। ये गलती क्या है? जैसे अभी रेलवे ने हाल ही में आरपीएफ एसआई का एग्जाम को कंडक्ट करवाया, अभी लिया ना। और जितने भी पूरे भारतवर्ष में ग्रेजुएशन बेस्ड के जो ये ग्रेजुएशन के बेस्ड पे जो जॉब होती है, मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों की जो सैलरी है ये 50-60 हज़ार से ऊपर ही होती है। मतलब ग्रेजुएशन बेस्ड के जो जॉब होते हैं ये लगभग ऑफिसर ग्रेड की जॉब मानी जाती है। उसमें मेरे भाई रेलवे ने सीबीटी 2 जैसे नियम को लागू ही नहीं किया क्योंकि इसमें कम ही लोग फॉर्म को अप्लाई किया था। मैंने कहा ना कि मैं जो भी मैं बातें करूंगा इसमें मैं तर्क संगत में बातें करने वाला हूं। और अब अगर रेलवे ग्रुप डी के पदों के लिए भर्ती होने के लिए अगर सीबीटी 2 जैसी प्रक्रिया को लागू करना चाहती है, इसका मतलब यही है कि रेलवे बस एक फिल्टर लगाना चाहती है क्योंकि इसमें कैंडिडेट ज्यादा है ना। तो रेलवे को मुझे लगता है कि इस पर विचार करना चाहिए और मुझे तो खैर नहीं लगता कि इसमें सीबीटी 2 जैसी प्रक्रिया को लागू किया जाना चाहिए, बल्कि हाँ आरपीएफ एसआई जैसे एग्जामों में सीबीटी 2 जैसी प्रक्रिया को लागू किया जाना चाहिए जिस प्रकार से एनटीपीसी में सीबीटी 2 का प्रावधान है। ठीक है, अब मैं दोस्तों बात करता हूं इसकी पदों से बढ़ने से संबंधित जो नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है बीते कुछ दिनों से। आपने तो देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबरों ने बहुत सारे वीडियोस को बना लिया कि भाई अब तो पदों में बढ़ोतरी हो गई, अब तो मजा ही मजा है, सारे लोगों को जॉब मिलेगा। मेरे भाई अगर ये वैकेंसी 1 करोड़ भी अगर निकले ना तो भी ये वैकेंसी कम हो जाएगी क्योंकि भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की सबसे लार्जेस्ट जनसंख्या वाला देश है ना। पहले तो चाइना आती थी, अब भारत आ गई
और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत पूरे विश्व में 7वें स्थान पे आता है और लगातार भारत की जनसंख्या बढ़ते चली जा रही है। और दोस्तों एक इकोनॉमिक्स थे माल्थस, उन्होंने ऐसा बताया था कि अगर किसी भी देश की जनसंख्या पे अगर नियंत्रण अगर ना किया जाए, ना अगर उस पे लगाम अगर ना लगाया जाए, तो किसी भी देश की जनसंख्या 25 साल में दोगुनी हो जाती है ना। तो आइए हम आते हैं वापिस से अपनी टॉपिक पे, है ना। जो ये नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, क्या ये नोटिफिकेशन फेक है क्या नहीं है? तो मेरे भाई ये जो नोटिफिकेशन है ये रेलवे के किसी भी साइट पे नहीं पाया गया है। तो मैं कैसे मान लूं कि ये नोटिफिकेशन ओरिजिनल है, ऑफिशियल है? बाकी आपको सब कुछ जो रेलवे चेयरमैन का साइन है, हर कुछ आपको डेटा बेस्ड मिलेगा। दोस्तों ये सोशल मीडिया का ज़माना है और ये सोशल मीडिया के ज़माने में भी कोई फ्रॉड करना, चाहे तो गलतबाजी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आम सी बात है। और अगर आप देखोगे इसकी पैराग्राफ को, तो इसकी पैराग्राफ पूरी मेंटेनिंग वाली फॉर्म में नहीं है। कुछ को लिखा गया है जहां तक, फिर उसके बाद उसको काट दिया गया, फिर इधर से उधर कर दिया गया, इधर कर दिया गया है। अगर लिखा है अगर उन्होंने वैकेंसी, तो क्या किया है, वैकेंसीज को VACAN उधर लिख दिया है, फिर IES लिख दिया है इसके सेकंड वाली लाइन में। तो जब भी रेलवे कोई भी नोटिफिकेशन निकालती है तो उसकी एक पूरा प्रॉपर मेंटेनिंग पैराग्राफ होती है। इसलिए मैं इन सारे तथ्यों के साथ में कह सकता हूं कि जो ये नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, इसकी पदों से बढ़ने से संबंधित ये नोटिफिकेशन फेक है। हालांकि रेलवे ग्रुप डी के पदों में उन्नति हो सकती है, क्योंकि RTI के एक रिप्लाई के अनुसार भारतीय रेलवे में लगभग 3.5 लाख पद खाली है। और अगर खाली है तो मुझे ऐसा लगता है कि बाद में बढ़ेगा भी और बढ़ भी सकता है। इसमें कोई मतलब कुछ घबराने वाली बात नहीं है, तो कुछ नया वाली बात नहीं है। अब मेरा सलाह मेरा उन सारे भाइयों को जो अपनी मंजिल को देख रहे हैं ग्रुप डी में, जो चाहते हैं कि रेलवे में मेरी एक सीट पक्की हो जाए, अब उन लोगों को क्या करना चाहिए? दोस्तों मेरी एक सलाह है, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, मैं बार बार मैं इस चीज़ को मैं बोल रहा हूं, ठीक है। आप मेरी बातों को सुनना। जो विवाद पूरे भारत में हो रहा है होने दो। ये कोई मेरे भाई यूट्यूबर लोग ही करता है, जो 2 कौड़ी के यूट्यूबर होते हैं। उन लोगों का बस एक माध्यम है पैसा कमाने का यूट्यूब से। और अगर उन लोग इन सब तरीकों से अगर पैसा अगर उन लोग अगर ये नहीं कमाएगा, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि उन लोग लीगल तरीका से पैसा को नहीं कमा पाएगा। इसलिए जो जैसा रंजिश कर रहा है, साजिश कर रहा है, जो विवाद उत्पन्न कर रहा है उसको विवाद उत्पन्न करने दो, जो जहां जा रहा है उसको बस जाने दो। आप अपनी तैयारी को अभी से प्रॉपर करो, है ना। ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए बस 100 क्वेश्चन आती है और 90 मिनट का समय दिया जाता है। आपको प्रयास करना, आप कोई भी कैटेगरी से हो, अगर आप दोस्तों जनरल कैटेगरी से हो तो आप ट्राई करना कि आपकी कम से कम 75 मार्क्स आना चाहिए। अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो मेरे भाई आपकी नंबर कम से कम 70 नंबर तो होना ही चाहिए रॉ मार्क्स। और अगर आप SC हो तो कम से कम लगभग मेरे ऐसा ख्याल से लगता है कि 65 से 68 नंबर, और जो ST कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों को 60 से ऊपर मार्क्स लाने की जरूरत होगा। ज़्यादा कोई उतार चढ़ाव इस मार्क्स में नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंपटीशन टफ होने वाला है। प्रति वर्ष कंपटीशन बढ़ते चला जाता है। तो मेरे भाई आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप विवादों के घेरे में ना आए, ना आप उन सारे यूट्यूबरों के चक्कर में पड़े। आप अपनी तैयारी करें, आप अपनी मंजिल को देखें, ठीक है। तो मेरे दोस्त अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, व चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना करना भूलना, ठीक है। दोस्तों कोई भी अपडेट होगा, जब तक ऑथेंटिसिटी उस अपडेट में नहीं आएगा तब तक मैं वीडियोस कोई भी लेकर नहीं आऊँगा। खांसी मुझे आ रही है बार बार, ठीक है। तो दोस्तों चलो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।